नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल गोपाल पीडिया पे। तो आज 2 मार्च है। 2 मार्च की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसमें। आज जानेंगे स्वर भारत कोकिला सरोजनी नायडू के बारे में जानेंगे। उसके बाद अमेरिका के द्वारा आज ही के दिन 1807 ईस्वी में गुलामों के आयात पे रोक लगा दिया था, उसके बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मार्क्सवाद यानी मार्क्सिस्ट इंटरनेशनल के बारे में जानेंगे। आज ही के दिन अफ्रीकी महादेश में रोडेशिया जो है वो आज़ाद हो गया था, एक गणतंत्र हो गया था, उसके बारे में जानेंगे। और अमेरिका और भारत के बीच में एक परमाणु समझौता हुआ था, उस परमाणु समझौता के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं, जिसमें पहला है भारतीय संविधान आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली तथा भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू के बारे में। इनका आज ही के दिन दिल का दौरा पड़ने से 2 मार्च 1949 को निधन हो गया था। इस समय वे तत्कालीन उत्तर प्रदेश, अभी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, उस समय उसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, उसके जो है राज्यपाल थे और भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 ईस्वी को हुआ था। ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, एक पोएट भी थी। बहुत सारी इनके द्वारा जो है कविता का रचना किया गया है। सिविल राइट्स की जो नागरिक अधिकार हैं उसके बहुत बड़े समर्थक थे। वुमेन्स जो राइट हैं उसके समर्थक थे। और एंटी इम्पेरियलिस्ट यानी साम्राज्यवाद जो पॉलिसी है एंटी इम्पेरियलिस्ट, उसके जो है विरोधी थे। इनको नाइटिंगल ऑफ इंडिया के नाम से या भारत कोकिला के नाम से भी मशहूर है। ये उपाधि इनको महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। इनकी जो सबसे मशहूर बुक हुई थी, जो कविता हुई थी, उसका नाम है इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। क्योंकि इनका जन्म एक बंगाली फैमिली में हुआ था, लेकिन पले बढ़े थे ये हैदराबाद में। बाद में हैदराबाद में पढ़ने के बाद ये इंग्लैंड गए, वहाँ जाकर के पढ़ाई की। इनके और अदर्स जो पॉपुलर बुक्स हैं उसमें गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम और ब्रोकन विंग्स। ब्रोकन विंग्स बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है किन की रचना है, तो ये सरोजनी नायडू की रचना है। जो है इनका जन्म, जैसा कि हम पहले ही देख लिए, हैदराबाद में हुआ था। मद्रास में पढ़े, लंदन में पढ़े, उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जो है वो शिक्षा प्राप्त की। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब ये भारत वापस लौटी तो उस समय जो है भारत में होम रूल मूवमेंट जो है वो चल रहा था। होम रूल मूवमेंट आपको पता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के अगुवाई में चल रहा था। उसी समय ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के कांटेक्ट में भी आई और इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सक्रिय मेंबर के रूप में इन्होंने जो है काम किया। ये इनको जो है कैसर हिंद की उपाधि 1911 में दिया गया था तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा फ्लड रिलीफ में इनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के वास्ते। और इसको जो एक कैसर हिंद था, इसको इन्होंने रिनाउंस कर दिया। आपको पता है जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, इसके अगेंस्ट में, इसके विरोध के स्वरूप में। इसी के दौरान कैसर हिंद का उपाधि महात्मा गांधी भी त्याग दिए थे। और जो राष्ट्र कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। इनका जो है शादी एक जनरल फिजिशियन जिनका नाम है गोविंद राजू नायडू, उन्हीं के साथ 1898 में हुआ था। उस समय जो है इंटरकास्ट मैरिज हुआ था, जिसका बहुत सारा सामाजिक विरोध भी हुआ था। हालांकि इनके आपस में पारिवारिक जो है वो कॉर्डियल था, दोनों परिवार सहमत थे, तो इनका शादी हुआ था। ये जो है होम रूल मूवमेंट से ही सारे आंदोलन, जैसा आपको पता है, सबसे पहले मेनली गांधी जी के द्वारा, गांधी जी की अगुवाई में जो मूवमेंट हुआ वो होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट के बाद जो गांधी जी वहाँ से, गांधी जी का जो है आगमन होता है भारतीय पॉलिटिक्स में। उस समय जो खिलाफत आंदोलन आप देखते हैं, जो जस्ट प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है उसके बाद से शुरू होता है। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सहयोग आंदोलन, उसके बाद 1930 में जो शुरू होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ये सारे आंदोलनों में सरोजनी नायडू ने बढ़ चढ़ के
हिस्सा लिया। सरोजिनी नायडू 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये पहली भारतीय महिला थी जो कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। इससे पहले 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कर चुकी थी एनी बेसेंट, लेकिन वो भारत की नहीं थी, वो आयरलैंड की थी। तो पूछा जाता है पहली महिला तो एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला में थी सरोजनी नायडू। 1927 ईस्वी में जो ऑल इंडिया वुमेन कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का स्थापना किया गया, उसके फाउंडिंग मेंबर थे। 6 अप्रैल 1930 को आपको पता है कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था, उसका शुरुआत हुआ था दांडी मार्च से, और दांडी मार्च चला था 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक जो है ये दांडी मार्च चला था। इसमें गांधी जी के और अपने अनुयायियों के द्वारा एक लंबी यात्रा तय करने के बाद नमक कानून तोड़ा गया था। इस आंदोलन में सबसे पहले तो गांधी जी महिलाओं को शामिल करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में इन्हीं एस सरोजिनी नायडू के आग्रह पे उनको जो है महिलाओं को भी पार्टिसिपेट करने की अनुमति दी गई, और फाइनली 6 अप्रैल को गांधी जी को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गांधी जी के गिरफ्तार करने के बाद गांधी जी के द्वारा ही सरोजिनी नायडू को इस जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको नेतृत्व करने का जो है अधिकार सौंप दिया जाता है और उनको नेता घोषित कर दिया जाता है। नायडू एंड अदर लीडर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड। आपको पता है कि 1930, 31 और 32 में भारत जो कि आपको ये साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन के रिपोर्ट के बाद भारत में जो है सुधार की प्रक्रिया शुरू करनी थी, तो वहाँ के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है, उसको बुलाया और भारत में जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उस समय उनको आमंत्रित किया कि भारत के भविष्य के बारे में जो है चर्चा करेंगे और किस तरह से जो है आगे बढ़ाया जाए। तो 30, 31 और 32 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 31 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि उस समय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। उसके बाद 31 में आपको पता है ब्रिटेन के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस समय के भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन पे प्रेशर डाला गया कि आप जो है कांग्रेस को मनाइए, और इस प्रकार लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच इरविन जो है एक समझौता हुआ, जिसको गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं, और वो 1931 में हुआ। और उसके बाद से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया। हालांकि और जो ये आंदोलन चल रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसको तत्कालीन रूप से स्थगित कर दिया गया, और फिर जो है गांधी जी गए, पार्टिसिपेट किए। तो उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने भी पार्टिसिपेट की थी। इनको 2 बार 1932 और 1942 यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोनों बार इनको जो है जेल में डाला गया था। 1947 में जो है इनको यूनाइटेड प्रोविंस यानी वर्तमान का उत्तर प्रदेश बोलते हैं, तो अभी के उत्तर प्रदेश में जो है उत्तराखंड भी आता है, उसके बाद अभी के उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा आता है, तो एक बहुत बड़ा इलाका इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि अमेरिका में एक, आप लोग पहले पढ़े होइएगा कभी कि इतिहास में कि गुलामों का व्यापार बहुत होता था। जो औपनिवेशिक काल में जो कॉलोनियल एरा है, उसमें अफ्रीका से या भारत से लोगों को काम करने के लिए ले जाया जाता था, और उसके बाद उनको एज ए स्लेव, गुलाम के रूप में रखा जाता था। और अमेरिका वगैरह देश में तो इसको एज ए एक कॉमर्शियल व्यापार ये होता था, और यहाँ पे जो लोग हैं इसको एज ए ट्रेड इस्तेमाल करते थे। और ये जो है अमेरिका के इतिहास में ये जो है काला धब्बा के रूप में जाना जाता है। तो आपको पता है 1776 में अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, और फाइनली जो है 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन वहाँ के राष्ट्रपति बने थे। ऐसा जो है बताया जाता है कि जॉर्ज वाशिंगटन के पास खुद का पर्सनल जो है 300 साढ़े 300 स्लेव हुआ करते थे, गुलाम हुआ करते थे।
तो 1807 ईस्वी में अमेरिका ने गुलामों के आयात को बंद कर दिया। गुलामों का आयात कहने का मतलब जैसे अफ्रीका से गुलाम को जहाज के माध्यम से काम करने के लिए अमेरिका लाया जाता था, उस पे रोक लगा दिया। ये जो इफेक्ट, इसका इफेक्टिव कब आया, तो 1 जनवरी 1808 से ये कानून जो है इफेक्टिव हो गया, यानी प्रभावी हो गया। देखिए इसमें जो है गुलामों जो गुलामी प्रथा है उस पर बंद नहीं किया गया। गुलाम जो इंटरनल अमेरिका के जो आंतरिक भाग में थे उनके आंतरिक व्यापार पर किसी तरह का प्रबंध नहीं था। आंतरिक खरीद बिक्री जिसको इंटरस्टेट ट्रेड कहते हैं, उस पर कोई लगाम नहीं लगाया गया। सिर्फ बाहर से अब लीगल रूप से नहीं ला सकते हैं, ऐसा प्रावधान कर दिया गया। हालांकि ये जो है काफी प्रभावी नहीं रहा। फाइनली जो गुलामी, ये दासता का अंत जो किया गया था, आपको पता है 1961 में 1961 नहीं 1861 में जब वहां के प्रधानमंत्री अब्राहम लिंकन बने थे। अब्राहम लिंकन अपने कैंपेन के दौरान ही ये घोषणा कर दिए थे कि जो है हम दासता को खत्म कर देंगे, और उस समय जो है 1861 में दासता खत्म किया गया। उसके बाद अमेरिका में सिविल आपको पता है अपराइजिंग हो गया, सिविल अनरेस्ट हो गया, गृह युद्ध छिड़ गया था। ये 1807 में जब ये कानून पास किया गया था तो उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन थे। जो डोमेस्टिक स्लेव ट्रेड जो है अभी भी लागू था। ये जो है स्लेव ट्रेड एक्ट एक पारित किया गया था 1794 में। इसमें जो है इस एक्ट के तहत इंपोर्ट ऑफ स्लेव अलाउड था, लेकिन वो अमेरिकन शिप पे अलाउड नहीं था। तो धीरे धीरे अमेरिका इस ओर कदम बढ़ रहा था। 22 से 1775 के आसपास ऐसा कहा जाता है कि अमेरिकन पॉपुलेशन का 20% जो है वो स्लेव हुआ करते थे, यानी कुल आबादी का जो है 20% गुलाम ही थे। आज ही के दिन 2 मार्च 1919 को जो है अंतरराष्ट्रीय मार्क्सवाद, जिसको कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं, इसको शॉर्ट में कॉम इंटर्न के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इसको जो है ये जो है 2 मार्च से 6 मार्च के बीच ये जो है इसका ये कॉन्फ्रेंस चला था। इसको थर्ड इंटरनेशनल के भी नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा मार्क्स जो है कार्ल मार्क्सवाद जो है कार्ल मार्क्स के विचारों पे जो राष्ट्र चलता है, जो देश चलता है, उसी को मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। और मार्क्सवाद अपनाने वाला पहला देश रूस था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जार का शासन खत्म हो गया था और लेनिन के नेतृत्व में वहां सरकार बनी थी। और लेनिन के नेतृत्व में आपको पता है 2 क्रांति, फरवरी की क्रांति और अक्टूबर की क्रांति। अक्टूबर की क्रांति के बाद लेनिन वहाँ के शासक बने। उन्होंने जो है कम्युनिस्ट विचारधारा, जो मार्क्सवादी विचारधारा है, उसको लागू किया। उसी को किस तरह से मार्क्सवाद को दुनिया के और देशों में फैलाया जाए, उसी से संबंधित ये एक जो कॉन्फ्रेंस था, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मार्क्सवाद, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, थर्ड इंटरनेशनल या फिर कॉमिंटर्न के नाम से जाना जाता है। आज ही के दिन 2 मार्च 1970 को जिम्बाब्वे तत्कालीन रूप से जो है रोडेशिया के नाम से इसको जाना जाता था। रोडेशिया एक रिपब्लिक बन गया था। 1765 से 70 ईस्वी तक ये जो है रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। उसके बाद ये रिपब्लिक ऑफ रोडेशिया के नाम से 1970 से 1979 के बीच जाना जाता है। और यही रोडेशिया जो है जिम्बाब्वे के रूप में जाना जाने लगा कब, 1980 के बाद। अफ्रीका में देखिएगा तो अफ्रीका का मैप अगर आपके ध्यान में हो तो अफ्रीका का नीचे वाला हिस्सा जब जाइएगा तो वहाँ पे पूर्वी तट पे जो है जिम्बाब्वे स्थित है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। इसकी स्थापना जो है वर्तमान स्वरूप जो है 18 अप्रैल 1980 को हुआ। अमेरिकन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। वर्तमान में राष्ट्रपति एमरसन नागांगवा है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 14.86 मिलियन, यानी लगभग 1.5 करोड़ है। इसके अलावा आज ही के दिन यानी 2 मार्च 2006 को भारत
और अमेरिका के बीच जो है एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ, जिसको 123 एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, या फिर इसको यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, यानी इंडो यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। आपको पता है भारत में जो है 2 बार परमाणु परीक्षण किया गया, एक बार 1974 में जब इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, और दूसरा 1998 में जब भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। और 1998 में जब भारत परमाणु परीक्षण किया तो इस पे बहुत सारे सैंक्शन, इकोनॉमिक सैंक्शन, जिसको आर्थिक प्रतिबंध कहते हैं, भारत पे लगा दिया गया अमेरिका के द्वारा। जैसे कि आजकल ये काफ़ी चर्चा में है, रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसके बीच अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शन रूस पे लगा दिए हैं। तो उसी समय भी भारत पे भी बहुत सारा जो सैंक्शन लगा दिया गया था अमेरिका के द्वारा। उसी के बाद से डायलॉग होते होते धीरे धीरे ये जो है फाइनली 2006 में जब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनके बीच में ये सफलता मिली और भारत पे इकोनॉमिक प्रतिबंध हटा दिया गया। और इस एग्रीमेंट के तहत भारत सरकार ने जितने भी भारत का न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन था उसको अमेरिका को जानकारी दी, और इस जो एटॉमिक इंस्टॉलेशन से इसको एक संस्था है जिसका नाम आपको याद होगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, ये जो है जांच करता है। तो भारत सरकार ने इसको जो है ऑथराइज कर दिया कि हाँ ये संस्था आकर के जांच कर सकती है। इसके बदले में जो है भारत अभी जो है आगे कोई इस तरह का परीक्षण नहीं करने का आश्वासन दिया। इसी यहीं पे संबंधित एक है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ये जो है 1994 में इसको लाया गया था और फाइनली 1996 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और इसके तहत ऐसा जो है प्रावधान बना दिया गया कि जो भी कंट्रीज 1994 के पहले तक न्यूक्लियर जो क्षमता है अपना न्यूक्लियर टेस्टिंग कर चुके हैं, इसके बाद इस ट्रीटी को साइन करने के बाद कोई भी कंट्री इस तरह का न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं कर सकता। और भारत के लिए जो है ये एक सेटबैक था, इसलिए भारत ने इस पर साइन करने से इनकार कर दिया। और ठीक इसी के बाद 2 साल बाद जो है भारत ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया, और भारत अभी भी CTBT पे साइन नहीं किया है। और इस तरह से भारत जो है CTBT साइन नहीं करने वाला एक न्यूक्लियर शक्ति के रूप में स्थापित है। तो आज के लिए इतना ही, आशा है अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।